हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आई बिलीव द यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर ईपीएफओ एग्जाम्स is going in full swing. Am I right? I believe the audio and video is clear to everyone. एक बार आप चेक कर लीजिएगा. क्लियर है? ओके, ऑल राइट. तो आई बिलीव आपकी प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे से चल रही होगी क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू द एग्जाम्स and you must be watching our lectures. You must be going through our multiple choice questions. You must be going through our PDF notes. And since the exam is very nearby, काफ़ी नज़दीक हो आप एग्ज़ाम के, तो तैयारियां भी काफ़ी अच्छी चल रही होंगी. And we are getting very positive response from our students across the India. So we are fully excited and our faculties are also very busy with the students at this moment of time. Okay, good है, very good. हाँ, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है that on 7th October, okay, we are going to launch all India test series for full day. It will start at 8 a.m. in the morning and will be open uh, till evening. I think it will be approx 8 p.m. or 10 p.m. You must have to visit the website of unicornfactoryclasses.com. Okay, और आप वहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे. आवर पोस्टर्स आर रेडी ऑन द वेबसाइट एंड एक बार आप देख लेंगे. एंड दिस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आपकी योर रैंकिंग विल बी डिसाइडेड across the India for all the students who are going to participate in this exam. And this is really going to be very important exam. एक बार आपके एग्जाम से पहले आपके सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के ब्रश अप हो जाएंगे. तो आई विल रिक्वेस्ट और आई विल सजेस्ट कि आप एक बार इस एग्जाम्स को अपेयर करें. दिस एग्जाम इज फुली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट्स ऑफ and this is open to everyone. We have not restricted and we have given access to every students because हमारे पास स्टूडेंट की काफ़ी इंक्वायरी आ रही थी कि सर प्लीज़ एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कीजिए एंड वेयर वी कैन सी आवर रैंकिंग्स एज वेल फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट एग्जाम. So ये this will be live on our website on 7th October. So stay active, stay alert. ठीक है, पढ़ाई में तैयारियां करते रहिए एंड आई वुड सजेस्ट प्लीज़ इस एग्ज़ाम को अपेयर कीजिए क्योंकि हमारी सारी फैकल्टीज़ ने जितने भी प्रायर ईयर क्वेश्चंस हैं जो ईपीएफओ में आए हुए हैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, ये दिस इज़ नॉट समथिंग बैंकिंग एग्ज़ाम और ये कोई छोटी मोटी एंटिटी का एग्ज़ाम है, ये यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम है. So you must understand the significance and importance of this exam. This is a very reputed exam. So हमने हमारी faculties ने काफ़ी मेहनत की है and we have designed the questions in such a fashion that it covers all the syllabus और ये आपको एक feel देगा एग्जाम में जाने से पहले and it is going to boost your morale. All right? ठीक है, वेरी गुड. तो आज हमारा जो पहला ये लेक्चर है इंश्योरेंस का, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ लेक्चर. वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम इंश्योरेंस टॉपिक और इंश्योरेंस सब्जेक्ट. टॉपिक इज रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क. ओके, टॉपिक हमारा है बच्चों रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क. टॉपिक है सामने आपके, जस्ट नोट इट डाउन. और हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंश्योरेंस का है एंड दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस you can utilize or leverage in your all competitive exams. It will be important for you UPSC exams or state PCS exams. It will be equally important क्योंकि ये questions काफ़ी मायने रखती हैं आपको इन एग्जाम्स को देने के लिए एंड दिस क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. ओके, सो क्वेश्चंस का हम एक बार आपको अपने ऐप के वॉक थ्रू भी कराएंगे और आप इन केस यू वांट टू नोट दिस डाउन, आप नोट करते जाइएगा. आवर स्पीड विल बी फास्टर एंड यू कैन एट द सेम टाइम आंसर द क्वेश्चंस एज वेल. ओके, आंसर करते चलिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि यू हैव गॉन थ्रू this in our lecture and you would be easily able to correlate. ठीक है,
स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। इज इट क्लियर बच्चों? देख पा रहे हैं आप स्क्रीन को? ये हमारा unicornfactoryclasses.com का ऐप का जो है डैशबोर्ड है, जहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं एंड वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस हियर। ऑल्दो हमारा जो आज का टॉपिक है इंश्योरेंस में रेगुलेटरी, इज इट विजिबल? हमारा आज का टॉपिक है बच्चों रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस। उससे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सो देयर आर टोटल 33 क्वेश्चंस एंड वेयर वी विल स्टार्ट द क्विज। आप इसको आंसर कीजिएगा एंड जस्ट चेक योर नॉलेज। ओके, I hope the screen is visible to everyone. All the रूल्स और जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्ज़ाम ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, और ये जितने भी स्टार्ट करते हैं आप, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं टेस्ट को देने के लिए। इट्स ऑल हेयर what you have to do, what you have to not do, how to navigate the question, how to click on save and next, how to click on mark for review and next. Okay, so let me start quickly. Okay, तो बच्चों लेट्स क्विकली बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज इन आवर स्क्रीन। एक बार आप इसको रीड करने की कोशिश कीजिएगा। द क्वेश्चन सेज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन टू रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज। पहली कौन सी ऐसी लेजिस्लेशन थी जो इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में लाई गई थी? यानी कि कहने का मतलब है कौन सा ऐसा पहला एक्ट था आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज इंश्योरेंस एक्ट 1912, इंश्योरेंस एक्ट 1938, थर्ड ऑप्शन इज LIC एक्ट 1956 और IRDAI एक्ट 1999। आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस विच इज द मोस्ट सुटेबल आंसर? एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, देन आई वुड क्लियर इट। All right. I have received the options. I have received the response from the students. Okay. So mostly बच्चों के जो आंसर्स आए हैं mostly is correct. So the correct answer is इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये पहली एक्ट थी, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लाया था, लेजिस्लेशन और रेगुलेशन लेके आया था, जो आपको बोथ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए लाया था 1938 में। सी द ऑप्शन, इट वाज द फर्स्ट कंप्लीट लॉ, इट वाज द फर्स्ट कंप्लीट लॉ फॉर रेगुलेटिंग द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। एंड विच इंश्योरेंस बिजनेस? जब मैं आपको इंश्योरेंस के टॉपिक्स पढ़ा रहा था तो यू मस्ट हैव सीन, आई हैव टोल्ड यू दैट अंडर द लाइफ इंश्योरेंस there are 2 type of insurance. One is life insurance and other is general insurance. Is it clear? ठीक है, so the correct answer is option B, Insurance Act 1938. Correct? So let me select this option. Save and next. The next question is on the screen. Try to read it fast. So the question number 2 says, under the Insurance Act 1938, insurers were required to maintain the deposit with SEBI, RBI, IRDAI और फाइनेंस मिनिस्ट्री। जब इंश्योरेंस एक्ट 1938 को लाया गया था, ठीक है, तो जो इंश्योरर्स थे, इंश्योरर्स, व्हेन वी से इंश्योरर्स इट मींस
द इंश्योरेंस कंपनी। ओके, जो भी इंश्योरेंस कंपनी थी उन्हें एक सर्टेन डिपॉजिट मेंटेन करना होता था। यू मस्ट हैव रेड कि बैंकिंग बिजनेस में भी यू हैव गॉन थ्रू CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो अंडर दिस रेशियो द बैंक्स हैव टू keep certain deposit received from the public to the RBI. ओके, सिमिलरली जब हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 आया था तो सिमिलरली द इंश्योरेंस कंपनी हैज टू मेंटेन सर्टेन डिपॉजिट्स with these institutions. So out of these four options, which is the most correct answer? Which institution is the correct answer where this insurance company has to keep the deposit? Try to answer. I am receiving the response from the students. Good. Very good. So the correct answer will be preliminary RBI. उस समय since IRDAI जो अभी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो फॉर्म नहीं हुई थी, तो हमें उस समय RBI को के पास डिपॉजिट वो इंश्योरेंस कंपनी को रखने होते थे। सो द करेक्ट आंसर विल बी RBI। ओके, और ये बच्चों हम डिपॉजिट व्हेन वी से कि यू हैव टू कीप सर्टेन डिपॉजिट विद दिस इंस्टीट्यूशन, नॉर्मली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स द दिस एक्ट रिक्वायर्स कि आप इस डिपॉजिट को रखो। जब हम बैंक्स में सर्टेन डिपॉजिट RBI के पास रखते हैं, हेयर द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द इंश्योरेंस ऑफ द डिपॉजिट होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं, करेंट अकाउंट में रखते हैं, ठीक है, तो दिस रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस आर देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। So the correct answer will be RBI. Save it next. Third question is on the screen. I hope it's visible to everyone. Read this question. LIC was established in 1956 by merging how many private insurers? LIC की जब establishment हुई थी 1956 में, तो at that point of time प्राइवेट इंश्योरर्स थे तो उनको मर्ज करके एक कंपनी बनाई गई थी LIC की। सिमिलरली यू हैव रीड द केस कि जब हम बैंकिंग में भी बहुत सारे PSU बैंक को नेशनलाइज किया गया था, तो यहां भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि जब LIC को एस्टेब्लिश किया गया था in 1956, so it was done by merging how many private insurers? There are four options. Read these options and try to answer this question. Okay, very good. I am getting the response from everyone, and mostly the response which I am receiving is correct answer. Okay, so the correct answer is 245. तो उस समय बच्चों 245 प्राइवेट इंश्योरर कंपनीज को मर्ज किया गया था, एंड देन LIC वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1956. Okay, so this is the right answer. Save and next. Next question is on the screen. Question number 4. Which of the following was the main objective of LIC Act 1956? आपको तो ये बिल्कुल याद रखना है कि हमारा जो LIC एक्ट आया था, it came in the year 1956, and just read the four options कि इसमें से main objective क्या था LIC एक्ट का। So our options was to privatize life insurance sector, which is the first option. Second option is to nationalize life insurance and create a single public entity. Third option is to regulate health insurance only, and the fourth option is to open insurance to foreign players. So what was the main object of LIC Act 1956? Just read these options and try to answer this question. क्या था हमारा मेन ऑब्जेक्टिव LIC एक्ट 1956 को लाने का?
All right, the correct answer will be option B, which is to nationalize life insurance and create a single public entity. Okay, this was the main objective of the LIC Act 1956. ये आपका जो ऑप्शन है ये नहीं था, ठीक है. सो द सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका. जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन was created under which act? जीआईसी की जो स्थापना हुई थी, जो क्रिएट किया गया था, वो कौन से एक्ट के अंदर किया गया था? We have four options. The first one is Insurance Act 1938. The second is LIC Act 1956. Third is GIBN Act 1972. And fourth is IRDAI Act 1999. 1999. कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे आसान तरीका है इसे याद करने के लिए कि since it is talking about the GIC insurance, so the correct answer will be third option, it will be GIBN Act 1972. तो ये जब GIBN एक्ट लाया गया था, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को जब एक्ट लाया गया था 1972 में, तो उस समय बच्चों देयर वेर 4 सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, 4 सब्सिडियरी कंपनी थी, उनको जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को एक्ट के अंदर लाया गया था. GIBN एक्ट भी इसे बोलते हैं. और व्हेन इट सेज एन, आप यू मस्ट बी कंफ्यूजिंग कि एन का मतलब क्या है यहाँ पे. तो हियर एन स्टैंड्स फॉर नेशनलाइजेशन. ओके, 4 सब्सिडियरी कंपनी थी एंड इन चारों को मर्ज करके हमने GIBN एक्ट लाया था 1972 में. तो द करेक्ट आंसर विल बी GIBN एक्ट. Is it clear to everyone? So let me submit this. Save and next. Read the next question. These are very important questions, and you know at times these are asked in various competitive exams. Insurance के के एग्जाम्स अगर आपने दिए होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के एग्जाम्स आते हैं, या इवन इफ RBI और बैंकिंग के भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड these are very important questions. मैं यहाँ पे आपको कवर इसलिए कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक है हमारा और ये चैप्टर भी इंश्योरेंस का है. तो यूपीएससी में दिस क्वेश्चंस कैन कम. तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा एंड ट्राई टू मेमोराइज दिस क्वेश्चंस. और आपकी टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, तो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चंस आर वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, to try to answer this question, how many general insurance companies were merged into GIC in 1972? कितनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज किया गया था इस एक्ट को बनाने के लिए जब GIC 1972 में आई थी? ओके, तो उस समय कितनी इंश्योरेंस कंपनी थे? जैसे अभी आपने देखा कि हमने जब LIC एक्ट लाया था, तो उस समय भी कंपनियों का बहुत सारे जितने प्राइवेट इंश्योरर थे उनको मर्ज किया गया था. ठीक है. सिमिलरली फॉर जनरल इंश्योरेंस, क्योंकि हमारे दो तरह के बिजनेस होते हैं, वन इज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, अदर इज जनरल इंश्योरेंस बिजनेस. इसलिए GIC को लाया गया था और कितनी कंपनियों को मर्ज किया गया था? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. आई एम गेटिंग correct response from many students. All right, the correct answer will be 107. ओके, 107 प्राइवेट कंपनीज जो थी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में, उनको मर्ज किया गया था टू फॉर्म GIC को बनाने के लिए. एंड इट्स 4 सब्सिडियरीज. जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 4 सब्सिडियरी थी, ठीक है, GIC के अंडर, और 107 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही थी, उनको मर्ज करके GIC को बनाया गया था. ऑल राइट, so the correct answer will be 107.
save and next. I hope you would be noting all these important questions और जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, द IRDAI was established in which year? अभी आपने पढ़ा था कि IRDAI एक्ट जो आया था वो 1999 में आया था। ओके, IRDAI एक्ट जो आया था 1999 में आया था, ठीक है। जो IRDAI एक्ट जो थी पास हुई थी, ठीक है। एंड दिस बिकेम ऑपरेशनल इन ईयर 2000। ओके, 1999 में ये एक्ट पास हुआ था और इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बट इट बिकेम फुली फंक्शनल इन द ईयर 2000। तो कंफ्यूज नहीं होना है, IRDAI एक्ट जो है एस्टेब्लिश हुई थी 1999 में। एंड व्हाट इज IRDAI? IRDAI इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथवा इंश्योरेंस I know that everyone remembers this full form. सबको ये याद होगा, आई एम डैम श्योर, बट जस्ट इन केस आपको ये नोट करना है, जस्ट नोट इट डाउन। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। ओके, सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ IRDAI? इसमें ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो IRDAI का फंक्शन नहीं है। IRDAI जो बच्चों 1999 में एक्ट आया था, तो इट इज बेसिकली अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज विच आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। तो इन आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शंस हमें ये बताना है कि IRDAI का कौन सा इसमें फंक्शन नहीं है। ओके, सो लेट्स गो टू ईच ऑप्शंस। लाइसेंसिंग इंश्योरेंस एंड एजेंट्स, ओके, ये IRDAI का फंक्शन है। रेगुलेटिंग सॉल्वेंसी मार्जिन, ओके, ये भी IRDAI का फंक्शन है, जिसमें वो टाइमली सॉल्वेंसी रिपोर्ट मंगाता है उनकी, टू चेक कि जो फंड्स हैं दे आर एनफ टू मीट द क्लेम्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तो इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स IRDAI में सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो फाइल करती हैं और ये एक्ट करते हैं, सॉल्वेंसी मार्जिन डिक्लेयर करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, तो इसे तो क्रिएट ही इसीलिए किया गया है। तो इसमें से जो फंक्शन नहीं है IRDAI का वो ये है। सो द करेक्ट आंसर विल बी कंडक्टिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करना IRDAI का फंक्शन नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करना का फंक्शन RBI का है, नॉट द IRDAI। सो आई एम क्लीनिंग इट and the correct answer will be option B, regulating solvency margin. Sorry, I'm very sorry. The correct answer will be monetary policy. Monetary policy को conduct करना RBI का काम है, रिजर्व बैंक का काम है, IRDAI का नहीं है। So the correct answer for this question will be option C. Okay, save and next. Next question read कीजिएगा। What is the current FDI limit in the Indian insurance sector? अभी जो करंट FDI लिमिट है, यू मस्ट बी अवेयर FDI लिमिट क्या होता है। बच्चों जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट टाइमली जो है विद द कंसल्टेशन ऑफ RBI लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए बोलो तो, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, FDI लिमिट को इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। FDI बेसिकली क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। तो एफडीआई लिमिट को इंश्योरेंस सेक्टर में क्या उसकी एफडीआई लिमिट थी एज ऑफ 2023? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस थोड़ा है, इट्स अ काइंड ऑफ करंट अफेयर क्वेश्चंस जो आपको पता होना चाहिए, एंड दिस इज टाइमली रेगुलेटेड। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। सिमिलर जैसे कि आरबीआई सीआरआर एसएलआर रेशियो की जो भी परसेंटेज होती है वो टाइमली मॉनिटर करती है और उसे चेंज करती है। तो बताइए एक बार कि क्या करंट एफडीआई लिमिट थी? वेरी गुड, आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। आई इसका ये मतलब है कि बच्चों आपने जो क्लास को काफ़ी सीरियसली देखा है, एंड यू आर वेरी अटेंटिव, दैट आई एम गेटिंग ऑल द राइट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू। तो बच्चों जो एफडीआई लिमिट को था 2021 के बाद इंक्रीज करके इसे 74% कर दिया गया था। ठीक है। और दिस वाज डन टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपर्टाइज इन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी 74%. All right, I hope you have noted down, and the correct option will be option C, 74%. Next, which initiative allows policyholders to hold policies in electronic form? इसमें इसमें ऐसी चार जो इनिशिएटिव है, ठीक है, ऐसी कौन सी इनिशिएटिव पॉलिसी होल्डर के लिए ली गई थी which keeps the policies in electronic form? So we have four options. पहला है ई इंश्योरेंस अकाउंट, दूसरा है डिजिटल इंडिया योजना, थर्ड है प्रधानमंत्री जन धन योजना, और फोर्थ है एनपीएस अकाउंट। सो आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शंस विच इज द करेक्ट आंसर? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको अभी इसका याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे क्विकली याद कर पाएं, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल at the same time that you would be able to remember everything, but there is shortcut to everyone, but पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको। so the correct answer for this question will be ई इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है। ई इंश्योरेंस अकाउंट लॉन्च किया गया था, और ये इट वाज एन इनिशिएटिव कि डिजिटलाइज करने के लिए इंश्योरेंस बिजनेस को, जिसमें जो भी पॉलिसी होल्डर हैं अपने पॉलिसीज को ई इंश्योरेंस अकाउंट में रख सकते हैं, देख सकते हैं, एंड वेन एवर इट्स रिक्वायर्ड दे कैन क्लेम इट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी ई इंश्योरेंस अकाउंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। बच्चों रीड करना, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है तीन, एंड यू हैव टू डिसाइड दैट विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। इज इट कि तीनों करेक्ट हैं, दो करेक्ट हैं, एक करेक्ट है? यू हैव टू सी। रीड कीजिएगा आप इसे। ऑल राइट, चलिए साथ में रीड करते हैं। LIC एक्ट क्रिएटेड मोनोपोली इन लाइफ इंश्योरेंस विच इज ओके, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज GIBN एक्ट, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के लिए जो एक्ट था, nationalized general insurance. Both acts were later repealed after IRDAI Act 1999. No, the third option is not right, क्योंकि IRDAI एक्ट को इसलिए नहीं लाया गया था कि इन दोनों एक्ट को रिपील, व्हेन इट सेज रिपील मतलब उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है। IRDAI एक्ट का जो पर्पस था वो कुछ और था, बट LIC एक्ट को और GIBN एक्ट जो लाया गया था, LIC एक्ट क्यों लाया गया था? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। GIBN एक्ट जो लाया गया था वो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के लिए लाया गया था। ठीक है। और इनको नेशनलाइज किया गया था। तो फर्स्ट टू ऑप्शंस आर करेक्ट, वन एंड टू ओनली। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ओके, this is not the right. Okay, so I'm selecting first one and two only. Save in next.
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों रीड करना, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ IRDAI? आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शंस इसमें कौन सा है जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है IRDAI के रोल को? चारों ऑप्शन एक बार आप बच्चों पढ़ना, ट्राई टू रीड इट और इसका आंसर कीजिएगा। I have received the good number of responses. मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है एंड इट्स आंसर विल बी टू रेगुलेट एंड प्रमोट इंश्योरेंस इंडस्ट्री। IRDAI का पर्पस ही है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना और प्रमोट करना। ठीक है, ये all these options: to act as an insurer of last resort, no; to manage public sector insurance companies, no; to collect premiums, no. So second option is the most appropriate answer. Okay, option B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना बच्चों। क्वेश्चन है which of the following reforms are linked to digital insurance in India? इसमें से ऐसे कौन से रिफॉर्म हैं जो which are linked to digital insurance in India? We have three options: e-insurance accounts, online KYC and paperless issuance, and third है digital only insurers। आपने सुना होगा लाइक एको का भी आपने ऐड देखते होगे ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज में देखते होगे। इनके एड्स जो आते हैं वो बोलते हैं कि मिनटों में पॉलिसी करते हैं ये। तो यू हैव टू सेलेक्ट आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस व्हिच विल बी द करेक्ट आंसर। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सॉरी, ये हमारा चेंज हो गया। आई एम सॉरी, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज चेंज्ड। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये मेरे से कोई बटन प्रेस हो गया है। वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 14। हम एक बार वापस से जाके उसको बताएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच हो गया है एंड सिंस आई हैव ओपन दिस इन द डैशबोर्ड आई हैव टू कंप्लीट दिस टेस्ट एंड देन आई कैन गो बैक। सो उसका जो करेक्ट आंसर था बच्चों वो तीनों था। जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं डिजिटल इंश्योरेंस बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, सो द फर्स्ट आंसर इज ई इंश्योरेंस अकाउंट, सेकेंड था ऑनलाइन KYC एंड पेपरलेस इंश्योरेंस, एंड थर्ड वाज डिजिटल ओनली इंश्योरेंस। सो ऑल दोज ऑप्शंस आर करेक्ट। ये प्रेस हो गया है, यू कैन, आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 and 3। सो द लास्ट ऑप्शन वाज करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच अथॉरिटी इनिशियली एडमिनिस्टर्ड द इंश्योरेंस एक्ट 1938 बिफोर IRDAI वाज क्रिएटेड? कौन सी ऐसी अथॉरिटी थी जिसको इनिशियली एडमिनिस्टर किया गया था IRDAI से क्रिएट करने से पहले, जो इंश्योरेंस के बिजनेस को इंडिया में देखती थी? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ये है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसके सारे ऑप्शंस करेक्ट थे, 1, 2 and 3। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 14 और हमें ये बताना है कि IRDAI एक्ट जो 1999 में आया था उससे पहले भी हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 था। ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शंस विच वाज दैट अथॉरिटी, ठीक है, जो इसको देखती थी IRDAI के क्रिएट करने से पहले? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर, काफी बच्चों का रिस्पॉन्स आ गया है।
So they are right. The correct answer is कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस. ओके, ये अथॉरिटी थी जो IRDAI एक्ट 1919 के आने के पहले जो एडमिनिस्टर करती थी इंश्योरेंस जितने भी बिजनेस थे इंडिया में. इज इट राइट? और लेटर जो था इसको रिपील किया गया 1999 में IRDAI एक्ट से. So the correct answer will be option C, which is controller of insurance. Sorry. And I will save and next. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको करंट अफेयर से भी ये रिलेट कर सकते हो और ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में. दैट्स व्हाई वी हैव स्पेशली टेकन ऑल द प्रायर ईयर क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा डेट वेट वाले और एक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें याद करना बहुत मुश्किल होता है. आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर perspective as well, but at the same time you have no choice, you have to remember this. ऐसी कौन सी अमेंडमेंट थी आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन? विच अमेंडमेंट टू द इंश्योरेंस एक्ट 1938 okay allowed foreign reinsurance companies to operate in India? Out of these 4 amendments, 1919 amendment, इंश्योरेंस लॉ एक्ट 2015, LIC एक्ट 1956 और IRDAI रेगुलेशंस 2000. तो इसमें से ऐसे वो कौन से लॉ या एक्ट थे जिसने फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ किया टू ऑपरेट इन इंडिया? सो आउट ऑफ दिस which is the most correct answer? Try to answer this question. I hope this question is clear to everyone. Now try to answer it. ओके, रीड कर लिया आप लोगों ने? सो द करेक्ट आंसर विल बी इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015. बच्चों ये जब एक्ट आया था, अमेंडमेंट किया गया था टू अलाउ फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनीज टू ऑपरेट इन इंडिया, तो थोड़ा सा जो इंश्योरेंस के एक्ट थे उनको लिबरलाइज किया गया था. ठीक है, और लिबरलाइज क्यों किया गया था? टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, so that ये जो बाहर के फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनीज थी, दे कैन ऑपरेट इन इंडिया, दे कैन ब्रिंग foreign direct investment, foreign direct capital, their expertise in the insurance business. Is it clear to everyone? So the correct answer will be option B. Moving ahead. Next question देखिए. LIC was established with initial capital of. जब LIC को एस्टेब्लिश किया गया था तो इनिशियल कैपिटल कितनी थी इसकी? I hope everyone has read this question. जब LIC को बच्चों एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, तो जो इनिशियल कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था इसे, ठीक है, इट वाज 5 करोड़. ओके, so just remember this amount. We have 4 options: 1 crore, 5 crore, 10 crore or 50 crore. So it started with an initial capital of 5 crore from the government of India. Okay, now moving ahead. So the correct answer is 5 crore. Save and next. Next question एक बार बच्चों रीड करना. Which of the following is true about the status of LIC after liberalization 2000 onwards? इसमें से कौन सा चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट है अबाउट द स्टेटस ऑफ LIC आफ्टर लिबरलाइजेशन? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. कई बार आप ना यू कैन नॉट रिमेंबर एवरी ऑप्शन और एवरी आंसर, तो एक बार जब आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एंड
व्हेन यू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, क्योंकि आप बहुत सारे फैक्ट से अवेयर हैं, तो यू ऑलवेज हिट द राइट आंसर. ट्राई टू attempt this question this way. Okay, the correct answer will be second one. LIC continues as a statutory corporation under LIC Act 1956. This is the correct answer. ठीक है, बाकी सारे LIC lost its legal existence wrong है, पढ़ के ही पता चल रहा है. LIC was converted into a company, no. LIC was merged into GIC, no. So हम पढ़ के ही कई बार when you read all the options you don't know the answer. So जब हम सारे options को read करते हैं focus होके, then we get the right answer always. Okay, next question पे move कीजिएगा. Save and next. So बच्चों, under the GIBN Act 1972, which company acted as the holding company for general insurance? GIBN Act 1972 में कौन सी ऐसी कंपनी थी which acted as the holding company? जनरल इंश्योरेंस की होल्डिंग कंपनी कौन थी? चारों में रीड करना और बताना मुझे करेक्ट आंसर क्या है. सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी, आपको पता होगा कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के लिए ही जीआईसी का को एस्टेब्लिश किया गया था. ठीक है, और ये पेरेंट कंपनी थी, पेरेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी यू कैन से, और इसके अंडर में 4 सब्सिडियरी कंपनीज थी. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. ठीक है, आई एम क्लीनिंग द बोर्ड. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सेव एंड नेक्स्ट, मूविंग अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों रीड करना, क्वेश्चन नंबर 19, एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. Very good. I'm getting the right answer from you. Very good. आपका काफी सही आंसर आ रहा है बच्चों का. So, which reform changed the role of GIC from a holding company to a national reinsurer? कौन सा ऐसा इसमें रिफॉर्म था, एक्ट था बच्चों, जिसने होल्डिंग कंपनी जो जीआईसी थी, इट वाज अ होल्डिंग कंपनी एज यू ऑल नो, फ्रॉम अ होल्डिंग कंपनी टू अ नेशनल रीइंश्योरर. ऐसा कौन सा रिफॉर्म था जिसने जीआईसी को होल्डिंग कंपनी से एक नेशनल रीइंश्योरर बना दिया? रीइंश्योरर का आपका कॉन्सेप्ट समझाया गया है प्रीवियस लेक्चर्स में. रीइंश्योरेंस बिजनेस भी होता है और इसमें एफडीआई भी आई है, फॉरेन प्लेयर्स भी हैं इंडियन मार्केट में. एंड विच इज द करेक्ट आंसर? ट्राई टू आंसर इट. सो द करेक्ट आंसर विल बी इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2002. ओके, और ये क्यों था? जब आफ्टर द 2002 अमेंडमेंट, ठीक है, जो जीआईसी थी इट सीज टू बी अ होल्डिंग कंपनी. ठीक है, जनरल इंश्योरेंस जो थी इट वाज नो मोर अ होल्डिंग कंपनी. ठीक है, एंड इट टर्न इन इट्स सब्सिडियरीज जो भी थे, इसके 4 सब्सिडियरी थे, इट बिकेम इंडिपेंडेंट री इंश्योरर्स. ओके, therefore the correct answer will be Insurance Laws Amendment Act 2002. Option 4 is the right answer. और जो जीआईसी थी वो नेशनल री इंश्योरर बन गई क्योंकि जो इसके 4 सब्सिडियरी थे दे बिकेम इंडिपेंडेंट इंश्योरर्स, एंड देयरफॉर
GIC became the national reinsurer. Okay. Option 4 is the right answer. Save and next. These are very important questions बच्चों. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. The headquarter of IRDAI is located in. Very quick. I am getting very quick responses for this question. ठीक है बच्चों, जो IRDAI का हेडक्वार्टर है, ठीक है, आप सभी ने सही आंसर दिया है. जो हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में है, ठीक है, और जो इसकी रीजनल ऑफिस है वो दिल्ली में है. ओके, द हेडक्वार्टर ऑफ IRDAI कहाँ पे है? हैदराबाद में, और रीजनल ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा. Save in next. Just read the next question. अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कि एज पर द IRDAI एक्ट द अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ. सिंस जो IRDAI है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो सारे इंश्योरेंस कंपनीज जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं उनको रेगुलेट करती है. अब ये इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उससे क्वेश्चन है कि कितने चेयरमैन होते हैं, कितने होल टाइम मेंबर होते हैं, कितने पार्ट टाइम मेंबर होते हैं. क्योंकि इन सारी दिस मेंबर्स, वेदर इट्स चेयरमैन, नॉमिनेटेड मेंबर्स, इन सबकी अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है. ठीक है, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? इट्स राइट आंसर विल बी फर्स्ट वन. एक चेयरमैन होगा, 5 होल टाइम मेंबर्स होंगे और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे. आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इन टोटल देयर विल बी 10 पीपल. ठीक है, अथॉरिटी में 10 लोग होंगे. एक जो होंगे वो चेयरमैन साहब होंगे. ठीक है, दूसरा जो होगा होल टाइम मेंबर होगा. ठीक है, 5. और जो तीसरा होगा PTM, वो 4 होगा. So 1 chairman, 5 whole-time member, and 4 part-time member. You have to remember like this. There will be 10 people, 1 chairman, 5 whole-time member, and 4 part-time member. I hope आप ऐसे इसे याद आसानी से रख सकते हैं. I'm clearing it. The first option is the right answer. Save in next. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों रीड करना है, स्टेटमेंट वाला है. Okay, so which of the following statement is correct regarding FDI in insurance sector? ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिएगा एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. आप सबके आंसर आ गए हैं, जवाब बहुत तुरंत आते हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लेक्चर्स देखने के बाद जिस तरह से आपके रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, इट मेक मी हैप्पी कि आप बहुत क्विकली ग्रास्प करते हो, क्विकली आंसर करते हो. एंड इन दिस वे यू वुड बी एबल टू क्रैक द एग्जाम डेफिनेटली. ओके, बताइएगा इसका आंसर क्या है. FDI को पहली बार बच्चों ईयर 2000 में लाया गया था. ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में, एंड विथ अ कैपिंग ऑफ 26%. तो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस, सिंस ये पूछ रहा है क्या कि इसमें से चारों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है. ठीक है, तो पहली बार जो इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लेके आया गया था वो ईयर 2000 में लाया गया था विथ अ कैप ऑफ 26%. ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं दे आर नॉट राइट. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे.
बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर से रिलेटेड है। दोज हु आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई होप दे वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। कौन सी इसमें चारों कंपनी में से फुली डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी है? आप एड भी देखते होंगे बहुत सारे जगह पे, ये स्पॉन्सर भी होते हैं। सो द फर्स्ट fully digital insurance company is Echo General Insurance. Echo. आई थिंक ये जो Echo General Insurance कंपनी है वो शार्क टैंक इंडिया में दे वेर प्राइम स्पॉन्सर्स ऑल्सो। आई डोंट नो इन विच सीजन, इट वॉज द सीजन 1, बट द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड वन, Echo General Insurance। और ये जो फुली डिजिटल इंश्योरेंस हुई है, they are licensed by the IRDAI, okay? So the correct option will be Echo General Insurance. Save it next, moving ahead. Question number 24 है बच्चों, which of the following was made mandatory in 2024 for all new insurance policy? 2024 में सारी न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्या मैंडेटरी किया गया था? Try to answer this question. 2024 में बच्चों, what was made mandatory in 2024 for all new insurance policy? सारी इंश्योरेंस कंपनी पे एक मैंडेटरी, यू नो, इट वाज व्हाट यू से, एक लाया गया था आईआरडीआई के थ्रू की तरफ से कि आपको ये मैंडेटरी कंप्लायंस करना ही है। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन नो, बायोमेट्रिक अंडरराइटिंग नो, एआई बेस्ड क्लेम सेटलमेंट नो। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ये हमने पहले क्वेश्चंस में भी देखा था। सो इट इज ई इंश्योरेंस इन डिजिटल फॉर्मेट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDAI's regulatory sandbox allow insurers to try to answer this question। ये थोड़ा क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो डिफिकल्ट हैं, ठीक है, बट सिंस यू नो यू हैव टू रीड इट, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बैंकिंग में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और दैट्स वाई आई पिक दिस क्वेश्चन कि इन केस पूछा जाए तो यू डू नॉट गो ब्लैंक इन द एग्जाम। ठीक है, सैंडबॉक्स जो है एक फीचर है, ठीक है, आईआरडी के की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उसने एक सैंड आईआरडी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अलाउ इंश्योरर्स टू, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं, ये उनके लिए लेके आया गया था। ठीक है, टू टेस्ट द इनोवेटिव प्रोडक्ट इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। सो इट्स राइट आंसर इज टू टेस्ट innovative product in controlled environment. Avoid regulatory compliance, no. Reduces solvency margin, no. Merge with foreign companies freely, no. So the first one will be the right answer. Test innovative products in controlled environment. So the first option is the right answer. So option A, save and next. क्वेश्चन नंबर 26 रीड करना बच्चों। ओके, बच्चों को ये क्वेश्चंस थोड़ा सा याद करने में, क्योंकि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, एंड यू नो इवन मैं भी जो भी एक्ट्स के ईयर हैं या डेट वाले क्वेश्चंस, इवन आई हेट दोस क्वेश्चंस इन द एग्जाम, बट अब ये क्वेश्चंस आते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, सो हमें जितने भी एक्ट आए थे, LIC एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, IRDAI एक्ट, GIBN एक्ट, तो हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो चेक करते हैं कि आपको अभी तक इसमें से कितना याद है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई होप यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसमें सबका ईयर, कब का एस्टेब्लिशमेंट है, कब वो एक्ट आया है, वो देखा है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे।
ओके, तो बच्चों जो LIC एक्ट पहली बार आया था, ठीक है, LIC कब आया था? 1956। एक बार मेरे साथ ना रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, इट वुड बी इजियर फॉर यू। 1956 इंश्योरेंस एक्ट आया था आपका 1938 में। आई होप द बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन। विजिबल है बच्चों? IRDAI एक्ट जो आपका आया था वो 1999 में आया था। GIBN एक्ट जो आया था 1972 में आया था। तो सीक्वेंस में एक बार विद द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्रोनोलॉजी में इसको लगा के देखिए कि कौन सा सही है। सो 2 सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी LIC एक्ट से LIC एक्ट। सॉरी, मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। ये आपको होगा 1 2 3 4। तो इट्स करेक्ट क्रोनोलॉजी विल बी 2। बच्चों मेरे साथ साथ आप भी ट्राई के अटेम्प्ट करना, सो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर दिस। ठीक है, हमें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है इसे। ओके, ट्राई कीजिए मेरे साथ, अटेम्प्ट करो। मैं गलतियां करूंगा, तुम भी करोगे, तो तुम्हें सीखना है। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, कैसे? कैसे हुआ बच्चों? दूसरा नंबर 1938 में आया था। 38 के बाद ये 56, 38, 99, 72। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन। ठीक है, 143। समझ में आया आपको, या आप भी कंफ्यूज हो रहे हो मेरी तरह? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया कि कौन से एक्ट को कब लाया गया था, और आपको क्रोनोलॉजी में इसको सीक्वेंस में ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के लगाना है। ठीक है, क्लियर है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ओके, नेक्स्ट। सेव एंड सबमिट, सॉरी सेव एंड नेक्स्ट। 27 नंबर क्वेश्चन को रीड करना बच्चों। Question number 27 है, consider the following regarding FDI in insurance. We have three options. The first one is initially capped at 26% in 2000. Second option is raised to 49% in 2015. Third option is raised further to 74% in 21. So out of these three options, कौन सा सही है regarding the FDI in insurance? बच्चों आई एम वेटिंग बिकॉज कि आप इसको आंसर करो। ठीक है, मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं करेक्ट ऑप्शंस को टिक करूं एंड सेव एंड नेक्स्ट एंड देन प्रोसीड। नो, आप एक बार ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि एट द सेम टाइम मैं ये भी चेक कर रहा हूं कि आप हाउ यू आर यू एबल टू रिकॉल दोज लेक्चर्स जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, कौन कौन से इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? ट्राई टू आंसर, आई कैन वेट फॉर यू, डोंट वरी। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, FDI, आई एम गेटिंग डिफरेंट आंसर्स हेयर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे ना तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनिशियली जो कैपिंग की गई थी वो 26% पे की गई थी इन द ईयर 2000। ओके, रेज टू 49% इन 2015, ये भी सही है।
क्योंकि टाइमली गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करती है और रेगुलेट करती है। हेयर इन इंश्योरेंस हमारे पास IRDA है जो डिसाइड करती है कि कितनी FDI की लिमिट होगी। तो रेज टू 74% इन 2021। ओके, तो सबसे पहले it was 26%, then it was raised to 49%, and after that at the end 2021 में जो डेटा हमारे पास क्वेश्चंस में अवेलेबल है, ठीक है, उसके बेसिस पे वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो ऑल द थ्री statements are correct, so the right options will be option 4. Option 4 is the right answer. ये क्वेश्चंस बच्चों पहले भी हमने देखा है शायद, ठीक है, जो ये रिपीट हो रही है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये एक बार रिपीट हो चुकी है कि कौन सी अथॉरिटी है which initially administered the Insurance Act 1938 before IRDA was created. So it was Controller of Insurance. Option C is the right answer. ठीक है, ये एक बार हम देख चुके हैं। So I am cleaning it. Save in next. Next question देखना बच्चों। Which of the following statement is correct regarding FDI in insurance sector? ये जो क्वेश्चन है, since we have try to pull all the questions from different competitive exams, ठीक है, तो ये थोड़ा अपडेटेड है वर्जन है आपके पास। ट्राई टू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स। कौन सा इसमें करेक्ट है रिगार्डिंग FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर? सो अभी आपने इसके क्वेश्चंस को पहले देखा भी है, ठीक है, तो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दिस दैट FDI वाज फर्स्ट अलाउड इन 2000 विद अ कैप ऑफ 26%, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था एक क्रोनोलॉजी में कि कितना कितने परसेंट को कौन सा ईयर में लाया गया था। ठीक है, तो दिस इज नॉट द राइट, नो इट वाज रॉन्ग, this is also wrong. So the correct answer will be FDI was first allowed in 2000 with a cap of 26%. So the second option is the right answer. Next question देखना बच्चों। Which committee's recommendation led to liberalization of the insurance sector? कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन किया था फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन द 90s? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन पे इंश्योरेंस सेक्टर में लिबरलाइजेशन की बात हुई थी। जब ये लिबरलाइजेशन 1990s में हुआ था, तो व्हाट वाज द अल्टीमेट पर्पस और ऑब्जेक्टिव? पर्पस ये था कि हम फॉरेन डायरेक्ट प्लेयर्स के बिजनेस को इंडिया में लेके आए, टू रेज फॉरेन डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टू ब्रिंग देयर एक्सपर्टाइज इन द डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे 90s में लिबरलाइजेशन के लिए इनके रिकमेंडेशन पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के थ्रू जो प्लेयर्स थे ग्लोबली उनको इंडिया में लाया गया था। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी मल्होत्रा कमेटी। ठीक है, इन्होंने प्राइवेट एंट्री पे गवर्नमेंट को रेकमेंड किया था कि इट विल बी एन इंडिपेंडेंट और उनको बुलाना सही रहेगा अंडर द दिस लिबरलाइजेशन स्कीम। ठीक है, इन्होंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह भी सजेस्ट किया था कि देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे।
7 next. India's insurance penetration premium as percentage of GDP in 2023-24 was approximately how much? बच्चों जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं तो जो उनका इनकम का पार्ट होता है वो प्रीमियम इनकम ही होता है बेसिकली, ठीक है। ग्रॉस प्रीमियम, नेट रिटर्न प्रीमियम, देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, बट यू हैव टू रिमेंबर हियर कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो प्रीमियम है। नाउ दिस क्वेश्चन सेज कि जो प्रीमियम का कितना परसेंट जीडीपी था 2023-24 में, मतलब द प्रीमियम कलेक्शन इन द इंडियन डायस्पोरा और इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर कितना था एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है, इन 2023-24। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, बट यू नो कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशंस, जो इंडिया की पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इट इज स्टिल वेरी लो। और ये जो डेटा है वो 2023-24 की है, and according to this the correct answer will be 3.7%, which is very low as compared to the developed nations। आज भी इंडिया में इंश्योरेंस मैंडेट किया गया है कि आप जो व्हीकल लेने जाते हो, बाइक लेने जाते हो, कार लेने जाते हो, तो वहाँ पे आपको मैंडेटरी इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर मैंडेटरी ना रहे तो आई डोंट नो, यू नो, इसलिए बोलते हैं ना कि देर इज अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इंश्योरेंस जो है दिस इज वेरी क्रिटिकल पार्ट, ठीक है, और एवरी इंडिविजुअल शुड टेक द पॉलिसीज फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज यू नो एक सेफ्टी नेट है आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि नो एट द टाइम ऑफ यू नो अनयूजुअल इवेंट इफ यू आर टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, तो आपकी फैमिली के लिए एक सेफ्टी नेट है कि यू आर पेइंग सर्टेन प्रीमियम अपफ्रंट टू द इंश्योरेंस कंपनीज monthly, quarterly, or you know it's you who decide that at what interval you have to pay insurance to the insurance companies, but you know it provides safety net, क्योंकि आप इतने छोटे प्रीमियम पे you are going to claim a very high amount from the insurance companies, ठीक है। तो try to understand, इसलिए awareness की बहुत ज़रूरत है, and you know that's why the penetration of insurance company in Indian geography or Indian diaspora is still very less as a percentage of GDP, which is 3.7%. So the right answer will be 3.7%. Option B is the right answer. Save in next. Next question 30 number 2. I hope अभी आप टायर्ड महसूस नहीं कर रहे होंगे, तरोताजा महसूस कर रहे होंगे। These are very important and critical questions, so you do not have to feel tired, okay? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, तो जस्ट स्टे फोकस्ड, वी आर ऑलमोस्ट देयर टू रैप अप दिस सेशन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 32 है आपके स्क्रीन पे। द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन टू रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज, ऐसी पहली कौन सी कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन थी जो इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए लाई गई थी? आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, इंश्योरेंस एक्ट 1938 को लाया गया था टू रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस। व्हेन वी से इंश्योरेंस बिजनेस इट मींस both, and what is both? It's life and the other one is general insurance, okay? So option B is the right answer. Same and next. So we have last question for the day, और अभी आपने इसके बारे में पढ़ा भी था। जस्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर। मुझे इसका आंसर आपसे सुनना है। देखते हैं हाउ क्विक यू आर टू आंसर दिस क्वेश्चन, which is the last question of the session today. And today we have covered all important questions. Okay, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मल्होत्रा कमेटी, ठीक है, जिसने लिबरलाइजेशन के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन दी थी। यहाँ पे वी हैव 4 ऑप्शंस, नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस, एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन इंश्योरेंस। थर्ड ऑप्शन इज एबोलिशन ऑफ LIC और एबोलिशन ऑफ GIC, which is straightforward, wrong. Out of 2 we have to select कि कौन सा इसमें correct answer है. Since Malhotra committee was the one who recommended to attract the foreign direct investment, so the correct answer will be option B, entry of private players in insurance. ठीक है? Is it clear to everyone? ये बहुत important question है. Try to remember this question. Entry of private players in insurance. So option B is the right answer. Oh yes. हमने सारे क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर किया है। एक क्वेश्चन स्किप हो गया था जिसका मैंने आपको आंसर बता दिया था कि उसका जो लास्ट ऑप्शन था वो करेक्ट था। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू वेर एबल टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। लेट मी सी द रिजल्ट फर्स्ट। ऑलराइट, सो आपके रिस्पॉन्स सबमिट हो गए हैं, बट ऑल द आंसर्स दैट we received from the students today was correct. Mostly it was correct. जो data late questions थे एक्ट से, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से, तो वहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हुए, विच इज़ ऑब्वियसली नॉर्मल, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चंस थे रेगुलेटरी लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस से, दिस वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जितने भी क्वेश्चंस थे बच्चों, ये कभी ना कभी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, वेदर दैट एग्जाम्स रिलेट्स टू इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बैंकिंग, RBI। तो मुझे लगा कि दिस क्वेश्चन मस्ट बी कवर्ड, और ये इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में आप अपेयर होते हो, दे आर प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप सारे लेक्चर्स को देखने के बाद just try to answer all questions to just check your knowledge कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। ये आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस सेशन, ठीक है। हमारा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है वो 7 अक्टूबर को इट विल बी लाइव ऑन आवर वेबसाइट, एंड आई वुड सजेस्ट कि हमारी फैकल्टीज जो हैं दे आर वर्किंग डे एंड नाइट टू कि हम बेस्ट आपको मटेरियल दे पाएँ, ठीक है, और बच्चे इसमें एग्ज़ाम क्लियर करें लिमिटेड टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है बच्चों, एंड यू हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस। आई डू अंडरस्टैंड दैट। सो आप इस टाइम को, आई नो देयर आर लॉट ऑफ फेस्टिवल्स लाइंड अप दिस ईयर, क्योंकि हमारा एंड ऑफ द ईयर होने जा रहा है और वी आर ऑलमोस्ट इन अक्टूबर टुडे, और हमारे सारे फेस्टिवल्स भी हैं, तो इसमें यू हैव टू टेक आउट द टाइम टू स्टडी, टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, और अच्छे से पढ़ाई करो। एंड इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड जिनको ये इंश्योरेंस से यू वांट टू हेल्प देम कि ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें, उन्हें शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बाय।